रोटेशनल मोशन में आगे पढ़ने वाले हैं हम आपका एंगुलर मोमेंटम। कल हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे आपका एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे टॉर्क का मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, आपका वो होता है आर क्रॉस एफ। सिमिलर इन दैट वे ओनली आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला भी कुछ होता है। बस इसको हम एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की अगर एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए पार्टिकल से मेरा कहने का क्या मतलब है कि देखिए आपको ऑब्वियसली हमें ना पहले भी बताई थी ये चीज कि हमेशा आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस पता होना चाहिए, एक ओरिजिन पता होना चाहिए। मान लीजिए ये पॉइंट है जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजों को, और एक पॉइंट, एक मास है यहाँ पे, लेट्स से एम मास है इसका, ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है इस तरह से, किसी वेलोसिटी से जा रहा है इस तरह से, इस पॉइंट पर अभी इस टाइम पे प्रेजेंट है और किसी वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है ये। तो उस टाइम पे मैं यहाँ से ओ से मैं क्या बना सकता हूँ, ओ से मैं इसके ऊपर एक आर वेक्टर बना सकता हूँ। आर वेक्टर कुछ नहीं होता, पोजीशन वेक्टर होता है, जो कि आप हमेशा ओरिजिन से खींचते हो इस तरह से, ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो इस केस में मैं आपका एक नया चीज डिफाइन कर सकता हूँ, रोटेशन। तुम आप थोड़ा सा ध्यान दो, हम रोटेशन में क्यों पढ़ने वाले हैं इसको। तो आप देखोगे जब जो ये वेलोसिटी इस तरह आ रही है, इस पार्ट को, इस पार्टिकल को वो घुमाने, इस पॉइंट के अबाउट घुमाता हुआ फील करा रही है। याद है जैसे हमने कल टॉर्क के बारे में पढ़ा था, मैंने क्या बोला था, टॉर्क जब आ जाए तो ये फोर्स कैसा घुमा रहा है इसको, ये फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो रोटेशन का इफेक्ट दे रहा है ना। तो उसी तरह से जब कोई बॉडी के पास में वेलोसिटी होती है तब भी उसके पास में रोटेशन का इफेक्ट आता है। उस रोटेशन का जो पैरामीटर होता है, ठीक है, ये आपका ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी की वजह से, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या आएगा वहां पे, एक रोटेशनल पैरामीटर आएगा। इसी फिर से बोल रहा हूँ, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी, बस आपको समझाने के लिए है कि आपके वेलोसिटी की वजह, जब फोर्स की वजह से रोटेशनल पैरामीटर आता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ बॉडी की वजह से जो रोटेशनल पैरामीटर आता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका, उसको हम बोलते हैं आपका एंगुलर मोमेंटम। उसको हम बोलते हैं आपका एंगुलर मोमेंटम। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला बेटा होता है, जैसे टॉर्क का फॉर्मूला था आपका, टॉर्क का फॉर्मूला था आपका आर क्रॉस एफ, सिमिलरली उसी वे में आपका एल का फॉर्मूला होता है आपका आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम। फिर से बता दें कौन सा प्रोडक्ट है यहाँ पे, वेक्टर प्रोडक्ट बोल सकते हैं इसको हम, क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हैं। दिस इज अ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, ये होता है आपका वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो इसकी वजह से एल क्या हो जाएगा आपका, ये आपका एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास में क्या होता है, उसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो आप कितना बोल दोगे, सिंपल बोल दोगे आप इसका मैग्नीट्यूड आर पी साइन थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, जहाँ पे एन कैप डायरेक्शन होती है, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर पी साइन थीटा आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी इसकी, इसकी डायरेक्शन को आप निकालो, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, वो निकालोगे आप राइट हैंड थंब रूल से। तो कैसे निकालोगे आप, राइट हैंड थंब रूल से। पर एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है कि हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में ज्यादा सोचना पड़े। हम टॉर्क की डायरेक्शन हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एल की डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपका ये मैग्नीट्यूड है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमको निकालना पड़ेगा। चलिए, और इसके बारे में अगर मैं सोचूं, एल के बारे में, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड क्या निकल के आ रहा है आपका आर पी साइन थीटा। ठीक है, आर पी साइन थीटा को अगर मैं और तरीके, चलो इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जगह की जरूरत नहीं है वहां पे हमें। तो यहाँ तक आ गया, आप देखिए मैंने बोला कि एल का फॉर्मूला क्या है बेटा, एल का फॉर्मूला है आपका आर क्रॉस पी। मैं जानता हूं कि जो पी होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका लीनियर मोमेंटम। पी क्या होता है आपका, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका एम वी। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी। तो अगर एम वी लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है तो मैं क्या बोलूंगा, एल क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से, एल को मैं एक और तरीके से कर लिखता हूँ, आर की जगह पे आर, पी की जगह पे एम वी वेक्टर। और क्योंकि एम हमेशा हम कांस्टेंट लेके चलते हैं तो एल को मैं क्या लिखता हूँ आपका, एल को मैं एम बाहर निकल के इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह का फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है एंगुलर मोमेंटम का, कि एल इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले आपके वहां पर निकल के आएंगे। तो इस तरह का फॉर्मूला ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ये फॉर्मूला तो है ही मेन फॉर्मूला, उससे ड्राइव होकर एक छोटा सा फॉर्मूला ये भी आ ही सकता है। चलो ये तो हमने बात कर ली आपके एक और तरीके का चीज फॉर्मूले के बारे में। अच्छा, अब हम वापस से लौट के आते हैं आपके मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा था आपका। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो एल का जो मैग्नीट्यूड निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, वो या तो आप आर पी साइन थीटा लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसी को आप, क्योंकि पी की जगह पे एम वी रख सकते, एम वी आर साइन थीटा रख सकते हो। ये दोनों ही आपके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे
दोनों ही मैग्नीट्यूड हो जाएंगे आपके एंगुलर मोमेंटम की। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो वो सारी बात ठीक है कि थीटा अगर 0 हो जाए, थीटा का 0 होने का क्या मतलब है, या 180 भी हो जाए, ठीक है, इसका मतलब है कि इफ आर इज पैरेलल टू पी और एंटी पैरेलल टू पी, अगर पैरेलल भी हो सकता है या एंटी पैरेलल हो जाए, या आर एंड पी आर अलोंग सेम लाइंस, आर अलोंग सेम लाइंस, तो उस केस में थीटा की वैल्यू अगर 0 या 180 तो उस केस में आपका एल की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सीधी सीधी 0 निकल के आ जाएगी। इसको समझाने वाली बात नहीं है। मान लीजिए सेकंड केस अगर हम आपका यहाँ से लेकर चले, कि सेकंड केस में मैंने बोला कि अगर आपका थीटा मान लीजिए 90 डिग्री है, मैं जानता हूँ साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी आर आपका पी के परपेंडिकुलर हो जाए या फिर आर आपका वी के परपेंडिकुलर हो जाए, एक ही बात है, याद रखेंगे पी के परपेंडिकुलर होना या वी के पैरेलल होना एक ही बात है, क्योंकि पी हमेशा वी के डायरेक्शन में ही होता है जाए। तो इस केस में आप सिंपल बोलोगे साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस केस में, इस स्पेशल केस में आप हमेशा एल का फॉर्मूला सीधा सीधा क्या लिख पाओगे, आर इंटू पी लिख सकते हो, या फिर इसको फेमसली, ये फॉर्मूला बहुत फेमस है आपका एम वी आर, ये फॉर्मूला बहुत फेमस है। लेकिन याद रखें ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कब लगा सकते हो, जब आपका आर और वी क्या है आपके परपेंडिकुलर है, उस केस में आप सीधे सीधे एम वी आर एक फॉर्मूला लगा सकते हो। एम वी आर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लास 12th में जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, क्लास 12th में ही नहीं, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी आएगा वापस से, ठीक है, उसमें जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, फिजिक्स भी पढ़ेंगे अपन क्लास 12th में, तो क्लास 12th में एक फिजिक्स का चैप्टर आएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स करके एक चैप्टर आएगा क्लास 12th में, उसमें ये फॉर्मूला काफी काम आएगा उस टाइम पे। तो ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब सिर्फ आपका बी और आर आपके परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर पी और आर आपके परपेंडिकुलर होते हैं, ये ठीक है। जनरली जहां पी होता है वहीं पे हम वी भी लेके चलते हैं, डायरेक्शन दोनों की सेम मानी जाती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। फॉर अदर एंगल्स, ठीक है, फॉर अदर एंगल्स की अगर हम बात करें, फॉर अदर एंगल्स की अगर हम बात करें, तो हमने याद होगा कल मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि टॉर को मैं लिख सकता हूँ आपका आर एफ साइन थीटा। थोड़ा सा मुझे हाँ या ना करके बताना, याद है कि नहीं। तो मैंने इसको एक बार ऐसे लिखा था आर एफ परपेंडिकुलर, और इसको मैंने ऐसे भी लिखा था आर परपेंडिकुलर एफ, याद है ये चीज। जी। तो ये मैंने लिखा क्यों था, क्योंकि मैं जानता था कि आर क्रॉस एफ में आपका मैग्नीट्यूड ये निकल के आता है और साइन का कंपोनेंट लेके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है, या तो एफ का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है, या आर का वो कंपोनेंट जो एफ के परपेंडिकुलर है। अगर हम ऐसा सोचें तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा, यहाँ से मैं ये बोलूंगा कि अगर कोई और एंगल आ जाए तो एल के लिए भी मैं यही बात पूछता हूँ, क्यों, क्योंकि देखिए एल का फॉर्मूला क्या है, आर पी साइन थीटा, आर पी साइन थीटा। तो मैं इस फॉर्मूले को भी ऐसे बोल सकता हूँ क्या, आर पी परपेंडिकुलर, या दूसरे नाम से आर परपेंडिकुलर पी। मैं इस फॉर्मूले से भी आपका इस तरीके से भी आपके चीजें बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हमने कल किया था। यहाँ पे पी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कि आपका कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर टू आर। और सिमिलरली या फिर मुझसे पूछा जाए कि आर परपेंडिकुलर क्या होता है, तो उसको क्या पूछता हूँ मैं, कंपोनेंट ऑफ आर परपेंडिकुलर टू पी, ये। या फिर कभी कभी इस फॉर्मूले को मैंने कहा ना कि एम वी आर वाले फॉर्मूले में लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एम वी आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, या फिर और तरीके से कर सकते हैं एम वी परपेंडिकुलर आर, या फिर हम एम वी आर परपेंडिकुलर। तो कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बस ध्यान रखें कि आपका कैसा क्या चीज दी गई है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगा सकते हो। बस परपेंडिकुलर चीजों को मल्टीप्लाई करना है, अगर दूसरा पैरेलल जो कंपोनेंट है उससे कोई आपको खास मतलब नहीं है। अगर हम और बात करें आपके यहाँ पे तो अगर कभी आपको जो है आर एंड वी आर गिवन इन आर एंड वी, या कभी कभी ये आपको, मैं फिर से याद रखना, कभी आपको पी वी दे देगा, कभी आपको पी दे देगा, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पी का मतलब क्या होता है, एम वी होता है, तो आपको एम अलग से दे देगा या फिर वी दे देगा। आर गिवन इन वेक्टर फॉर्म, अगर ये आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं, आर गिवन यू एस इन वेक्टर फॉर्म, तो उस केस में आप क्या करोगे, जैसे आपको आर दे दिया आर वन आई कैप, आर टू जे कैप, आर थ्री के कैप, और आपको पी दे दिया, पी दे दिया आपको पी वन आई कैप या पी टू जे कैप, और यहाँ पे पी थ्री के कैप, ठीक है। अगर आपको पी दे रखा है तो आप सिंपल एल का फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, आर क्रॉस पी, तो उसको डेटरमिनेंट से आप सॉल्व करेंगे उस टाइम पे, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर वन आर टू आर थ्री, उसके बाद आपका यहाँ पे पी वन पी टू पी थ्री। और मान लीजिए अगर आपको पी ना दे के आपको वी दे रखा है, अगर आपको मान लो वी दे रखा है आपको, और वो दे रखा है वी वन आई कैप, वी टू जे कैप और वी थ्री के कैप, तो पहले आपको क्या करेंगे, पहले आप इसको पी में चेंज कर लेंगे। आप इसको पी में कैसे चेंज करेंगे, आप इसको पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी होता है, तो पहले आप इसको पी में कैसे चेंज करेंगे, आप इसको एम वी वन आई कैप
एम वी टू जे कैप प्लस एम वी थ्री के कैप, ऐसे बन जाएगा आपका P। अब आपको बस ये P1 P2 P3 की जगह पे क्या रखना होगा, इस P1 P2 P3 जगह पे आपको MV1 MV2 MV3 रखना होगा, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली। समझ में आ गया बेटा इतना? जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपका एंगुलर मोमेंटम को समझाते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक सवाल ढूंढते हैं कि सवाल मिल जाए तो अच्छा है। पहले तो क्वेश्चन, चलिए एक सवाल कर लेते हैं यहाँ पे। मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस तरह दे रखा है कि आपका ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। याद रखना जैसे हम टॉर्क को किसी पॉइंट के अबाउट निकालते थे, वैसे हम एंगुलर मोमेंटम को भी किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। तो कुछ ना बोला हो तो हम हमेशा o के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट निकालेंगे। तो मान लीजिए आपका इस तरह से कोई वेलोसिटी है आपकी, जो कि आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, और आपको ये एंगल दे रखा है लेट से 30 डिग्री, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दे रखी है 5 मीटर। आपसे बोला है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ। हमेशा ओ पॉइंट या कोई ना कोई पॉइंट आपको जरूर देगा जिसके अबाउट निकालना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बड़ा सिंपल है। तो पहली बात, मैंने आपको कहा था कि हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, ये आर को जैसा है वैसा ही आर को रहने दूंगा, आर को कभी नहीं छेड़ते हैं ज्यादातर, आर को जैसा है वैसे रहने देते हैं। वी के यहाँ पे बेटा दो कंपोनेंट हो सकते हैं आपके, एक कंपोनेंट हो सकता है ये वाला, एक कंपोनेंट हो सकता है वी का ये वाला। वी के अगर मैं दोनों कंपोनेंट आपके सामने बनाऊं, तो एक कंपोनेंट हो जाएगा वी का, ऑब्वियसली वो आर के परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा वी परपेंडिकुलर। तो अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज दे रखी होगी, लेट्स से मास आपको क्या दे रखा है, 1 kg दे रखा है मास। ठीक है, तो वी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वी साइन थीटा। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये अगर दो एक्सिस हैं, तो ये एंगल नीचे वाले के साथ बनाता है, जो नीचे वाला एंगल होगा वो आप, जो नीचे वाला कंपोनेंट होगा वो आपका कॉस वाला कंपोनेंट होगा। लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट है, ये पैरेलल वाला कंपोनेंट है, क्योंकि आर के पैरेलल दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा। मुझे इसकी तो जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हमेशा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहिए होता है। मैं सीधे सीधे यहाँ पे एल क्या लिख पाऊंगा, आपका आर वी साइन थीटा। लेकिन याद है कि मुझे एम भी लगाना होता है यहाँ पे, क्योंकि आपका एल जो होता है वो आर पी साइन थीटा होता है, तो पी की जगह पे अपन एम भी लिख सकते हैं, तो सही फॉर्मुला मतलब मैंने, वरना ये फॉर्मुला भी आपको सिखा दिया है। तो एल इज इक्वल टू एम आर बी साइन थीटा। एम की वैल्यू क्या है, 1 है। आर की वैल्यू क्या है आपकी, आर की वैल्यू कहाँ गई, आर की वैल्यू है 5। ठीक है, और आपके यहाँ पे वी की वैल्यू कितनी है, 2 है। साइन 30 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन 30 की वैल्यू हम सबको पता है 1/2 होती है, तो 1/2 से ये कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा 5। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर। देखो एल की अगर हम यूनिट की बात करें तो होता है आर, आर क्रॉस पी। तो आर की यूनिट क्या होगी आपकी, मीटर हो गई। पी की यूनिट क्या होगी आपकी, एम वी, के जी मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से एल की यूनिट क्या जाएगी आपकी, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और यूनिट होती है इसकी, थोड़ी देर बाद में सीखेंगे हम, पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो जाएगी आपकी यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस तरह से निकाल सकते हो। समझ में आया बेटा ये सवाल मिशा? जी सर। चलो, अलग दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे देख सकता है आपको, दूसरे क्वेश्चन आपको इस तरह के देखता है कि फाइंड द एंगुलर मोमेंटम, find the angular momentum of a body having velocity, uh, 7 I cap plus 3 j cap minus 5 k cap about the origin. Consider the position of mass. Consider the point is at I cap minus j cap plus k cap of mass 2 kg। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन के फॉर्म, सब कुछ वेक्टर फॉर्म में दे रखा था, आपको वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो आपको क्या बोला, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी हैविंग वेलोसिटी। वेलोसिटी दे रखी है आपको, तो वी वेक्टर आपको दे रखा है क्या, ये आपको दे रखा है 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, ये आपको दे रखा है वी वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर क्या हो गया, ये सॉरी आई कैप क्या बोला, पॉइंट की पोजीशन क्या दे रखी है, पोजीशन दे रखा है ना, ये तो आपका आर, आर वेक्टर दे रखा है आपको आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है। और आपको मास क्या दे रखा है बॉडी का, मास बॉडी का दे रखा है 2 kg। तो अब मुझे एल निकालना है, तो मैं एल क्या जानता हूँ कि एल क्या होता है आपका, आर क्रॉस पी होता है, एल होता है आर क्रॉस पी। पर यहाँ पे तो आपका
पी नहीं एम वी दे रखा, तो पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसकी और इसकी हेल्प से हम आपका पी निकालेंगे। पहले पी क्या होता है आपका, पी होता है एम वी वेक्टर। तो पी जब हम निकालना जाएंगे तो एम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में, तो क्या हो जाएगा 14 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 10 के कैप, ये हो जाएगा आपका पी वेक्टर। अब मैं इसका डेटरमिनेंट फॉर्म में इसको सॉल्व करूंगा। तो देखिए जब मैं डेटरमिनेंट फॉर्म लिखता हूँ तो यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे आपका आएगा पहले आर वाला यानी 1 -1 1, यहाँ पे 14 6 और -10। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आई कैप को लिखा माइनस जे कैप लिखा। अब ये सॉल्व करने में आपको आना चाहिए के कैप, घर पे जाकर सारे सवाल ट्राई किया करो जो मैं क्लास में करवाता हूँ। तो ये गया -1 इंटू -10 10 आ गया यहाँ पे, -6 इंटू 1 6। नेक्स्ट ये गया तो -1 इंटू सॉरी 1 इंटू -10 यानी -10। फिर आएगा यहाँ पे साइन ऑफ माइनस, उसके बाद 14 ये गया 14 इंटू 1 यानी 14। उसके बाद के वाली डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन यानी 6 बन जा 6। 6 से ये गया, ये क्या हो गया -14, माइनस का साइन आ गया -14 हो गया, तो यानी 20 हो जाएगा ये। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, फाइनल आंसर निकल के आएगा इसका बेटा 10 - 3 आई कैप, सॉरी 3 नहीं, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 आई कैप प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस 14 14 24 प्लस 24 जे कैप, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 20 के कैप। समझ में आया नहीं आया बेटा, कैसे किया मैंने, सॉरी 4 आई कैप प्लस 24 होगा यहाँ पे, 24 होगा। समझ में आया क्वेश्चन बेटा, आंसर कैसे निकल के आया। हाँ जी। ठीक है, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको हम कर सकते हैं इस तरह से बड़े आराम से तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम देखते हैं आपका जिसको हम बोलते हैं आपका इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। अच्छी बढ़िया चीज है, समझना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। अब समझते हैं इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम शब्द हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम शब्द हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ, और यहाँ पे हम कौन सी खास बॉडी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपका रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर क्योंकि इस चैप्टर में हमने रिजिड बॉडी सबसे पहले पढ़ा, तो रिजिड बॉडी के बारे में ही सारी बातें होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल है आपका कि इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है। तो याद रखना है इसके दो स्टेटमेंट होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए। फर्स्ट क्या होता है कि द टोटल फोर्स दैट इज द वेक्टर सम। जब भी आपका इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के बारे में आएगा तो आपको ये लिख के आना पड़ेगा वहां पे, ये दोनों चीजें जो मैं लिखने वाला हूँ, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस on the rigid body is 0। मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करने में क्या पूछता हूँ कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस वो क्या होना चाहिए आपके एक बॉडी पे, वो आपका 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में सबसे वेक्टर सम होता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये सब क्या होना चाहिए, समेशन इसका 0 निकल के आना चाहिए, आपका 0 निकल के आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम फोर्स को आपका एक्स वाई जेड तीनों में बांट सकते हैं, फोर्स को हम एक्स वाई जेड तीनों में बांट सकते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका दूसरा मतलब ये भी हो जाएगा कि टोटल एफ एक्स में क्या है वो भी 0 है, नेट फोर्स इन वाई क्या है वो भी 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स इन जेड क्या है वो भी 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्योंकि आपकी सिलेबस में से प्लेनर बॉडीज है या फिर आपके 2D सिलेबस में है, तो आपको ये तीसरे की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन मतलब ये तीनों से होता है। जब आप लिख के आओगे ये, तो ये तीनों आपको मेंशन करने पड़ेंगे यहाँ पे। मेन स्टेटमेंट तो ये हो ही जाएगा जो मैंने ऊपर आपका लिख दिया, वो तो बहुत ज्यादा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कि आपका क्या होता है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, द टोटल फोर्स और द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द रिजिड बॉडी इज 0। इसका मतलब हो गया आपका पहला ये होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया इक्विलिब्रियम। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा बच्चे बच्चे जो होते हैं वो दूसरा स्टेटमेंट भूल जाते हैं या छोड़ के आ जाते हैं, उनको लगता है इससे फोर्स बराबर करने से क्लियर हो जाता है। आंसर है नहीं, दूसरा स्टेटमेंट भी है जिसकी वजह से आपको इक्विलिब्रियम बोलना पड़ेगा किसी बॉडी पे, और वो क्या होता है, वो होता है आपका द टोटल टॉर्क, द टोटल टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट
किसी भी पॉइंट के अबाउट, जनरली हम हिंज पॉइंट के अबाउट लेते हैं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं, आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, ठीक है। या फिर मैं उसमें डेट इज द वेक्टर सम, क्योंकि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, दैट वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स ऑन एनी, एनी नहीं, आप तो एक बॉडी की बात करते हैं, ऑन द रिजिड बॉडी इज जीरो। मतलब आपका टॉर्क भी क्या होना चाहिए, नेट जीरो होना चाहिए, मतलब नेट समेशन ऑफ टॉर्क क्या होना चाहिए, वो भी आपका जीरो होना चाहिए। यानी आप जब वेक्टर सम करोगे टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2, याद है कल अपन ने जो सवाल किया उसमें 2-3 टॉर्क निकाले थे, याद है ना वो सवाल, जब हम कल सवाल किए तो उसमें 2-3 टॉर्क निकाल रहे थे अपन, और फिर आखिरी में उनको ऐड कर रहे थे, राइट। ये तो या वही करेंगे, अगर उनको जोड़ने के बाद उनको सम जीरो निकल के आता है तो हम इसमें बेटा हम एक्स वाई जेड ऐसी कोई चीज करते नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे जो चीज करी ना कि समेशन इन एक्स इज इक्वल टू समेशन वाई इज इक्वल टू, ऐसा हम कभी टॉर्क में नहीं करते, तो जितना लिखा है सिर्फ उतना ही काम है, और उससे ज्यादा नहीं सोचना है, ना उसका आंसर लिख के आना है। तो एक बार वापस पढ़े हम इस चीज को, तो क्या हो जाएगा, द टोटल टॉर्क about any point, so total torque about any point that is the vector sum of all the torques on a rigid body is zero। इसको हम क्या बोलते हैं आपका, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मिला दें तब आपका बॉडी क्या कहलाती है। ये इन दोनों को स्टेटमेंट को बेटा मिलाने के बाद में, इन दोनों स्टेटमेंट्स को दे टुगेदर फॉर्म द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये दोनों मिलके आपका क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। 99% टाइम बेटा ऐसा होता है कि सिर्फ फोर्स इक्विलिब्रियम करने से, इस जो पहले वाले स्टेटमेंट को है, पहले वाले स्टेटमेंट को कभी कभी हम आपका, पहले वाले स्टेटमेंट को हम कभी कभी फोर्स इक्विलिब्रियम के नाम से बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं इक्विलिब्रियम कैसे, या दूसरे नाम से इसको हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि आपका जो फोर्स होता है वो बॉडी को सीधे चलाने के काम आता है, तो इसको हम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अगर फोर्स आपका बैलेंस हो गया तो हमने बोला, या तो फोर्स इक्विलिब्रियम हो गया यहाँ पे, या फिर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम होगा। दूसरे को हम क्या बोलते हैं आपका, दूसरे को हम बोलते हैं आपका टॉर्क इक्विलिब्रियम, ठीक है, टॉर्क इक्विलिब्रियम, या दूसरे नाम से इसको हम बोलते हैं आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर टॉर्क भी जीरो हो गया तो बॉडी घूमेगी कैसे, घूमने का कोई तरीका ही नहीं है। तो अगर मैं बोलूंगा दे टुगेदर फॉर्म द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसका मतलब जब भी इक्विलिब्रियम का नाम आएगा, इसका मतलब द बॉडी मस्ट बी इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज, ट्रांसलेशन मतलब लीनियर ही होता है, एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जब भी इक्विलिब्रियम का पूरा नाम आएगा तो आपको ये दोनों परिभाषाएं वहां पे समझानी पड़ेगी। देखो टॉर्क के लिए भी हम एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, पर उसके जरूरत पड़ी नहीं, मतलब किसी सवाल में आपको ऐसी जरूरत पड़ती नहीं कि उसको आपको टॉर्क को एक्स वाई जेड से समझाना पड़े, ऐसा कोई जरूरत है नहीं आपको। चलिए ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अब देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल अगर हम समझें, यहाँ से समझना एग्जाम्पल, मैंने क्या किया है कि कोई भी रैंडम रिजिड बॉडी ले लिया, इस तरह से रैंडम रिजिड बॉडी ले ली मैंने, और मैंने क्या किया, मैंने बोला कि लेट से कि मुझे, मैंने इस पे इस तरफ ऐसे फोर्स लगाया एफ, लेट से मैंने ऐसे फोर्स लगाया एफ, ठीक है। अगर और एफ की वैल्यू दे रखी है मुझे 5 न्यूटन, ठीक है, ऐसे दे रखी 5 न्यूटन। बोल रखा है कि ये कोई लाइन है, ऐसी कोई लाइन दे रखी है, बोलता है इस लाइन पे ही मुझे एक और फोर्स लगाना है, इस लाइन पे ही मुझे एक और फोर्स कहीं लगाना है। लेट्स से इसका हिंज पॉइंट यहाँ पर है, लेट्स से इसका हिंज पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका क्या है, लेट्स से आपका डिस्टेंस 1 मीटर है। आपसे बोलता है इस लाइन पे मुझे एक और फोर्स लगाना ताकि बॉडी किस में आ जाए, आपकी इक्विलिब्रियम में आ जाए। इस लाइन पे मुझे एक और फोर्स लगाना है ताकि बॉडी क्या आ जाए, आपकी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो वो फोर्स, पहला पहला सवाल आता है कि जो एक्स्ट्रा फोर्स आप लगाने वाले हो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप इतने समझदार तो हो कि सब बता सकते हो कि सर अगर मुझे फोर्स को इक्विलिब्रियम करना है यहाँ पे, तो क्योंकि जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स कहाँ लगना चाहिए, नीचे की तरफ। अगर आपका दोनों फोर्स ऊपर ही लग जाएंगे तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम तो कभी होगा ही नहीं, फोर्स का इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा। तो फोर्स का इक्विलिब्रियम करने के लिए आपको ये पता है कि जो भी आपने नेक्स्ट एफ बनाया है, ये एफ था, तो नेक्स्ट एफ जो बनाया है F2, ये नीचे की तरफ लगना चाहिए। तो आप कहीं कहीं भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं पे लगाना है, कहीं भी लगा दिया आपने, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं बॉडी पे लगाओ, बॉडी पे लीवर लगा के आप कहीं भी लगा सकते हो। F2, तो उसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, आप बोलोगे उसकी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड्स की तरफ। चलिए ये पहला सवाल बनता है।
दूसरा सवाल ये बनता है आपका यहाँ पे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। सवाल ये बनता है कि उस जो एक्स्ट्रा फोर्स है, जो आपका एक्स्ट्रा फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, तो सवाल बड़ा आसान सा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे फोर्स इक्विलिब्रियम करना है या ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम करना है, तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे भी लगना चाहिए। तो F2 की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 100% F ही होनी चाहिए, वरना बॉडी आपके इक्विलिब्रियम में रहेगी नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरह से आपने F2 लगा दिया। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो F2 की वैल्यू क्या हो गई, F हो गई। थर्ड केस में आपसे बोलता है, थर्ड केस में आपसे ये सवाल पूछता है कि मुझे बताइए कि एट वॉट डिस्टेंस, at what distance from hinge should that extra force be applied, should that extra force be applied। मतलब जो मैंने यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है, जो F2 लगाया है, वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए हिंज पॉइंट से। अब ये इस सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, इस सवाल में बेटा आपको टॉर्क बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। पहले वाले जो दो पार्ट हैं वो तो आपके आ गए किससे, वो तो आपके आ गए सिंपली वैल्यू और डायरेक्शन आ गई आपका फोर्स बैलेंस से। यहाँ पे आपने फोर्स बैलेंस से आंसर निकाला, इसका जो आंसर निकाला है वो फोर्स बैलेंस से निकाला आपने, फोर्स इक्विलिब्रियम से। इसका भी आंसर आपने फोर्स इक्विलिब्रियम से निकाला। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि अगर आपका ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। वैसे तो आप लॉजिक से बता सकते हो, लेकिन हम कुछ नया पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए इसके लिए ये सिंपल चीज पढ़ रहे हैं। तो जब मुझे इसका आंसर करना होगा बेटा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल से एक बात बोलूंगा यहाँ पे, ये देखिए सर, इस केस में आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मुझे टॉर्क बैलेंस करना है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो मैं जनरली टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट ही जीरो करता हूँ। 99% टाइम मैं टॉर्क अबाउट हिंज को मैं क्या करता हूँ, आपका जीरो करता हूँ। जब मैं टॉर्क अबाउट हिंज को जीरो करूंगा, तो वही वाली बात है, नेट टॉर्क लिखना है। तो इसकी वजह से टॉर्क क्या होगा सर, जल्दी से बताइए आप। इसकी वजह से जो टॉर्क होगा बेटा, वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या सोच रहे क्लॉकवाइज। हैं, हिंज पॉइंट बैठो और उसको घुमाओ, क्या ये ऐसे घुमाएगा इसको, तो ये आपका क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू सिंपल सी हो जाएगी आपकी 5, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है ना, 5 × 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, सिमिलरली जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो मुझे बताइए इस फोर्स की वजह से कैसा आएगा, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। हिंज पॉइंट बैठो और F2 को देखिए, बोलो क्लॉकवाइज आएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, बोलिए। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगा। तो जब आप क्लॉकवाइज निकालोगे, तो टॉर्क 2 क्या निकल के आएगा आपका, वो F, उसकी वैल्यू 5 है, उसकी वैल्यू 5 है, और 5 इंटू क्या करोगे आप वहां पे, 5 इंटू डिस्टेंस कर दोगे d। लेकिन दिक्कत ये भी क्या आने वाला है, क्लॉकवाइज ही आने वाला है। इसका मतलब जब आप टॉर्क नेट लिखोगे ना बेटा, यहाँ पे जब आप टॉर्क नेट लिखोगे, तो इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे। तो 5 × 1 + 5 × d। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका 5 + 5d। अब गड़बड़ ये है, ये कभी भी आपका कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो। आ रही है ना बात समझ में, इट कैन जी नेवर सर। बी जीरो। तो ऐसे केसेस को, इस स्पेशल केस के सवाल को अपन बोलते हैं कि यहाँ पर जो काम कर रहा है, यहाँ पे एक कपल काम कर रहा है। यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक कपल काम कर रहा है। अभी कपल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। कपल एक तरह का सिस्टम होता है, कपल एक तरह का सिस्टम होता है, जैसे इसकी अगर हम बात करें, कपल क्या होता है आपका, कपल एक तरह का सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें आपके देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट forces, two equal and opposite forces act at some distance from each other, act at some distance from each other। समझना इस बात को। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ऐसा होता है कि कोई भी दो फोर्स, कैसे भी दो फोर्स, एक फोर्स मान लीजिए आपने ऐसे बना दिया एफ नाम से, इस तरह से, तो एक और फोर्स बनाओगे जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, और वो क्या होगा, बस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। वो क्या होगा, सिर्फ इसके अपोजिट डायरेक्शन, वो इस तरफ होगा। तो ऐसा सिस्टम, और इनके बीच में क्या है डिस्टेंस, आपके इनके बीच का डिस्टेंस है d। तो ऐसा सिस्टम जो आपके सामने बनता है, ऐसा सिस्टम ये जो आपके सामने बना है अभी, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम आपका कपल बोलते हैं। दिस सिस्टम इज नोन एज कपल। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात है कि इसमें जो नेट फोर्स निकल के आएगा ना बेटा, वो क्या निकल के आएगा, हमेशा जीरो निकल के आएगा। नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, जीरो। लेकिन जो नेट टॉर्क निकल के आएगा, वो कभी भी जीरो नहीं निकल के आएगा। नेट फोर्स तो हमेशा जीरो निकल के आएगा, लेकिन नेट टॉर्क क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा।
और अगर हम और खास बात करें, ठीक है, नेट फोर्स क्या आ गया 0, क्योंकि साफ सी बात है एक एफ इधर एक एफ इधर, तो नेट क्या करेंगे, एक दूसरे को काट देंगे। लेकिन टॉर्क में क्या दिक्कत हो रही है, ये वाला अगर क्लॉकवाइज दे रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज दे रहा है, तो दोनों का टॉर्क क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो इसका जो टॉर्क निकल के आता है उसको हम बोलते हैं आपका मोमेंट ऑफ कपल। इसको हम बोलते हैं आपका मोमेंट ऑफ कपल, या कभी कभी दूसरी भाषा में कोई कोई बोलता है टॉर्क ड्यू टू कपल। ज्यादा फेमस नाम है मोमेंट ऑफ कपल, और उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी वैल्यू निकल के क्या आती है, इसका फॉर्मूला निकल के आता है आपका एफ इंटू डी। बस आपको ये याद रखना है, एफ इंटू डी। इसका आंसर क्या निकल के आता है आपका एफ इंटू डी। तो कपल क्या होता है, कपल एक तरह का सिस्टम है जहां पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। उससे क्या आता है, उस केस में आपका फोर्स जो होता है बेटा वो जीरो हो जाता है, लेकिन टॉर्क क्या होता है, वो नॉन जीरो होता है। टॉर्क जो होता है नॉन जीरो होता है। और ये किस काम आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कपल, जो कि आपका चीजों को रोटेट करने का काम आता है, रोटेशनल इफेक्ट का काम करता है ये बॉडीज में क्या करता है आपका रोटेशनल इफेक्ट का काम। जैसे आप कभी ध्यान दियो तो आपने कभी कोई बोतल देखी हो, अगर आपको बोतल का ढक्कन खोलना है, किसी बोतल का आपको ढक्कन खोलना है, तो आप क्या करते हो, उस पर आप एक फोर्स इस तरफ मारते हो, एक फोर्स इस तरफ मारते हो। कभी आप बोतल का ढक्कन खोलना, ध्यान देना, तो आप अंगूठे से एक तरफ फोर्स लगाते हो और उंगली से एक तरफ फोर्स लगाते हो, ये दोनों फोर्स आपके अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। कभी ध्यान दिया इस बात को, जब आप किसी ढक्कन को खोलोगे ना, तो एक फोर्स आप एक तरफ लगाओगे अंगूठे से, तो उसका बिल्कुल अपोजिट फोर्स लगाओगे आप दूसरी डायरेक्शन में। देखा है, राइट? जी। ऑब्जर्व किया होगा। तो वो आप क्या कर रहे हो एक्चुअली में, आप वहां पे कपल ही लगा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, आप वहां पे कपल लगाने का काम कर रहे हो। बस समझने वाली बात क्या है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क नॉन जीरो चाहिए। और टॉर्क अगर पूछ ले आपसे कपल की वजह से कितना होता है, तो कुछ नहीं, किसी भी एक फोर्स को उनके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वहां पे कपल की वैल्यू, मोमेंट ड्यू टू कपल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, अब सुनिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होता है। तो ये एक स्पेशल सेटअप है। ये क्या है, एक स्पेशल सेटअप है कि आपका एक इस तरह की, आपका एक इस तरह की एक लीवर होगा। लीवर का मतलब एक इस तरह का, जैसे आपने फिसल पट्टी तो नहीं, लेकिन बचपन में एक वो सीसो, सीसो टाइप का होता है। सीसो पे खेले हो आप बचपन में कभी? सीसो देखा है ना? जी। जैसे बच्चे ऐसे से खेलते हैं, यहाँ बैठ जाता है हम्म, फिर यहाँ बैठ जाता है वो, राइट? ठीक है। तो सीसो टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका लीवर। इसको हम बोलते हैं लीवर। और ठीक है, और यहाँ पर हमने कहीं भी, जरूर नहीं बीच में, लेकिन कहीं भी हमने एक यहाँ पे लगा दिया इस तरह का, इस तरह का यहाँ पे लगा दिया हमने पाइवट। पाइवट भी बोल सकते हैं बेटा इसको हम, या इसको हम आपका हिंज भी बोल सकते हैं। इसको हम पाइवट भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम हिंज भी बोल सकते हैं आपका। ठीक है। और एक्चुअल भाषा में जो उसका नाम होता है वो होता है, इसको हम बोलते हैं आपका फलक्रम। ठीक, जैसे जो ऊपर वाला डंडा है उसको हम बोलते हैं लीवर, और जो नीचे वाला ये इसका सपोर्ट है इसको हम बोलते हैं फलक्रम। ठीक है, तो ये आपका एक सेटअप है। ठीक है, अब इस सेटअप पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान देंगे, इस सेटअप को मैं वापस से बना रहा हूँ इस तरह से। इस सेटअप पे क्या हो रहा है, इस सेटअप पे आप अलग अलग फोर्सेस लगाते हो। मान लीजिए अपन ने क्या किया, यहाँ पर आप वही फिसल पट्टी की तरह, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, तो जब वो बच्चे, जैसे यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है तो उसका कुछ का कुछ मास होगा, तो मास होने की वजह से उसका फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, mg वाला जो भी होगा, जैसा भी होगा। सिमिलरली दूसरा बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, उसका भी मास होगा, उसके पे mg लगेगा, तो उसका फोर्स कहाँ लगेगा, उसका फोर्स आपका इस तरह से नीचे लग जाएगा, ये लग गया F2। ठीक है, ये लग गया F2। अब अगर हम बात करें सवाल क्या क्या बनते हैं, इसमें आपके सवाल क्या क्या बनते हैं। इसमें पहला सवाल बनता है फर्स्ट, फाइंड द फाइंड द रिएक्शन। पहली बात तो ये जो सवाल है ना प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का, ये आपका इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि आपका नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और आपका नेट मोमेंट भी, नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट सवाल ये होता है कि फाइंड द रिएक्शन एट द पाइवट ऑफ फुलक्रम। एट द पाइवट ऑफ फुलक्रम, फुलक्रम जो है उसके पाइवट पे कितना रिएक्शन आएगा। तो पहले ध्यान दें कि रिएक्शन से कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है, जब भी दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट होता है तो वहां पे फोर्स डेवलप होता है। अब सवाल है तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। मेरे पास यहाँ पे या तो आर ऐसे आएगा या आर ऐसे आएगा। तो सवाल आपको दिमाग लगाना है, आप मुझे दिमाग लगा के बताइए कि इनमें से आर की डायरेक्शन कौन सी होगी, ऊपर वाली की नीचे वाली, ताकि मेरा बॉडी में इक्विलिब्रियम आ जाए।
क्या लगता है आपको आंसर? कि आर की डायरेक्शन ऊपर होनी चाहिए नीचे होनी चाहिए? सर कुछ भी बोलो। नीचे। अच्छा, अगर आप नीचे लगाओगे बेटा, तो ये बताओ क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है? पॉसिबल है नेट फोर्स जीरो होना? नेट फोर्स जीरो तभी जीरो हो पाएगा ना जब आपका ऊपर की तरफ जितना फोर्स है और नीचे की तरफ जितना फोर्स है वो दोनों होने चाहिए। मुझे अगर बैलेंस करना है किसी को, हाँ, तो जितना ऊपर लगाऊंगा उतना ही तो नीचे लगाना पड़ेगा मुझे, राइट? हम्म, अब दिक्कत ये है कि ये भी नीचे लग रहा है और ये भी नीचे लग रहा है, तो मैं आर को कहाँ लगाऊं कि मेरा नेट फोर्स जीरो हो जाए इसके ऊपर? एक बॉडी है यहाँ पे ऐसे रखी हुई, एक बॉडी, उस पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है ऐसे F2। मैं चाहता हूँ कि बॉडी मूव ना करे, इक्विलिब्रियम में रहे, तो मुझे जो तीसरा फोर्स है वो कहाँ लगाऊंगा? ऊपर की तरफ लगाऊंगा या नीचे लगाऊंगा ऊपर ताकि ये मूव ना करे? ऊपर। बस, तो इक्विलिब्रियम का मतलब वही है ना, बॉडी मूव नहीं करनी चाहिए आपके पास, बॉडी के पास एक्सलेशन नहीं आना चाहिए। अब आप बताओ कहाँ पे होगा रिएक्शन का डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर। समझ में आ गया ना पक्का कैसे बताया? हम्म, ठीक है, आप कैसे ठीक। बताओगे उसको? आप बोलोगे कि ये दिमाग से, ये सब चीज कुछ दिमाग से बताने वाली है कि कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि दोनों फोर्स नीचे की तरफ दिख रहे हो, मैं बॉडी को मूव नहीं करवाना चाहता, तो आर कहाँ होना चाहिए? ऊपर ही होना चाहिए, तो आर के डायरेक्शन पर समझा ऊपर। तो जब भी इक्विलिब्रियम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में समझा रहा हूँ लेकिन समझेंगे क्या, इसमें याद रखना है कि टोटल फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल फोर्सेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। बस ये याद रखना है कि टोटल फोर्सेस इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इज इक्वल टू टोटल फोर्सेस इन अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये आपका कहां से आई ये लाइन? ये लाइन आई है आपकी फोर्स इक्विलिब्रियम से, क्योंकि मैं बॉडी को चलने नहीं देना चाहता, तो फोर्स इक्विलिब्रियम से ये लाइन आती है। जितने ऊपर फोर्स होनी चाहिए नीचे उतनी होनी चाहिए। अब आपको ऊपर कौन सा फोर्स दिख रहा है? ऊपर एक ही दिख रहा है, आर। आर लिख दिया आपने यहाँ पे। इज इक्वल टू कितने नीचे दिख रहे हैं? नीचे दो दिख रहे हैं, F1 और F2, तो आपने आर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 लिख दिया। समझ में आया कैसे निकल के आया? कोई दिक्कत? सर समझो। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट सवाल जो यहाँ से बनता है वो होता है कि ये आपको D1 दे देगा यहाँ से, और यहाँ से आपको D2 दे देगा, जो कि मेन डायग्राम में भी देगा आपको कि आपको यहाँ पे, यहाँ से D1 मैंने जो फलक्रम लगाया वो D1 D2 पे लगाया है। तो सवाल यही पूछता है आपसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ F1 एंड F2। F1 एंड F2, तो फाइंड द रेशियो ऑफ F1 एंड F2। जब रेशियो निकालने की बारी आएगी, तो हमें जब भी बेटा हम इक्विलिब्रियम करते हैं, तो इक्विलिब्रियम में हम दो चीजें करते हैं। क्या? एक तो करते हैं हम आपका फोर्स इक्विलिब्रियम करते हैं, और दूसरा क्या करते हैं हम आपका टॉर्क इक्विलिब्रियम करते हैं। फोर्स इक्विलिब्रियम हम कर चुके हैं, फोर्स इक्विलिब्रियम हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब हम क्या बचा है हमारे पास? टॉर्क। अब हम क्या करेंगे? टॉर्क इक्विलिब्रियम करेंगे। ध्यान दें, जब हम यहाँ पे टॉर्क इक्विलिब्रियम करते हैं, तो टॉर्क इक्विलिब्रियम में हम क्या लिखेंगे? जैसे आपने ये लिखा है टोटल फोर्स इन अपर डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, वैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल टॉर्क, टोटल टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टोटल टॉर्क इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऐसे आप सोचेंगे। ठीक है, ये चीज कहां से आई है? आपको नेट टॉर्क जीरो करना है, तो क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज जीरो होना चाहिए, तो आपने इसको इक्वल कर दिया बस। तो आपने बोला कि ये चीज मेरी कहां से निकल के आई है? टॉर्क इक्विलिब्रियम से। ध्यान दीजिएगा, आप कैसे लगाएंगे यहाँ पे? तो मैं बोलूंगा, मुझे बताइए F1 की वजह से आप किसके अबाउट टॉर्क निकाल लो? टॉर्क निकालोगे हमेशा हिंज के अबाउट या पाइवट के अबाउट या फल्कन के अबाउट। तो हिंज के अबाउट मुझे बताइए F1 की वजह से जो आपका टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? हिंज पे बैठ जाओ और फिर देखो F1 को कैसे घुमाएगा वो। हम्म, बोलो बेटा। आ, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे इस पॉइंट बैठ जाओ, और फिर F1 को देखो वो कैसे तो घुमा रहा है बॉडी को, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर है, तो मैंने लिख दिया। अच्छा, टॉर्क कितना हो जाएगा उसका? टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? फोर्स फॉर्मूला क्या लगाओगे आप सीधा सीधा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? हम्म, आर कितना है, डिस्टेंस कितना है आपका उस फोर्स का?
डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का पाइवट से? टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F2 की वजह से? D2F2। D2F2 हो जाएगा। आपसे बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ F1 एंड F2। F1 ये रहा, F2 ये रहा। F1 अपॉन F2 का रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ से आपका रेशियो आ जाएगा D2 अपॉन D1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेटा पढ़ाई करो, ऐसे मत क्या करो, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए, फिर एक बहुत अच्छा सवाल बनता है आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर, एक क्वेश्चन बनता है जिसको हम बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। बहुत अच्छी प्रॉब्लम बनती है इक्विलिब्रियम के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं आपकी लैडर प्रॉब्लम। सिंपल है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, और समझेंगे क्या होती है लैडर प्रॉब्लम। तो देखिए, आपको बोल रखा है इस तरह से, एग्जांपल के लिए मैं बनाता हूँ आपके सामने। एक ये है आपकी वर्टिकल वॉल है, और ये आपकी एक तरह से हॉरिजॉन्टल आपका फ्लोर है, और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, आपकी एक लैडर लगा कर रखी है यहाँ पे। लैडर इस तरह से, वो एक आपकी लैडर है यहाँ पे। लैडर मतलब अपनी जो सीढ़ी होती है, इस तरह से है आपकी एक लैडर। एक सेकंड बना देते हैं इसको। इस तरह से आपकी एक लैडर प्रेजेंट है यहाँ पे। और उसके बाद फिर उसने क्या बोल रखा है, उसने बोल रखा है कि भाई आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है कि, मैं आपके सामने एक सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकना बस। तो देखिए बेटा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फिगर आपको ये दे रखी है कि 3 मीटर, क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको समझते हैं। 3 मीटर लॉन्ग लेडर वेइंग 20 kg लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है। इट्स फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे सवाल में, अगर हम बना लें यहाँ पे, तो आपको ये लंबाई यहाँ पे दे रखी है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, आपको ये लंबाई दे रखी है यहाँ पे। दिस हैज बीन गिवन टू यू एज 3 मीटर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर 3 मीटर। ये आपको 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, और आपको ये दे रखा है कि इसकी जो वॉल से दूरी है, हॉरिजॉन्टल दूरी है फ्लोर पे, वो कितना दे रखा है आपको? वो दे रखी है आपको 1 मीटर, यानी आपको ये दे रखा है क्या? दिस इज गिवन टू यू एज 1 मीटर। ये आपको 1 मीटर दे दिया गया। चलिए ठीक है। फ्रॉम द वॉल एज शोन इन फिगर 7.27, फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑन द ऑफ द वॉल एंड फ्लोर। अब साफ सी बात है, यहाँ पे आपका वॉल है, तो ये क्या ले आएगी? इस पे रिएक्शन लगाएगी। रिएक्शन हमेशा कैसा लगता है? बॉडी से अवे की तरफ लगता है, ये हमने एनएनएम में पढ़ा था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या आता है, फ्लोर फ्लोर जो है वो इस पे रिएक्शन लगाएगा। तो ऐसे केस में हम पहले क्या करते हैं, बॉडी का बनाते हैं एफबीडी। एफबीडी क्या होता है बेटा? अभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एफबीडी का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी ऑफ लेडर बनाएंगे। एफबीडी का मतलब होता है कि ऐसा डायग्राम जिसमें आपके किसी बॉडी के ऊपर हम सारे के सारे जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबको दिखाएंगे। तो अगर मैंने लेडर को एक लाइन से इस तरह से बना दिया, मैं ढंग से लाइन बनाता हूँ। एक लेडर को मैंने आपका एक लाइन से मैं बनाता हूँ अगर, तो मैंने मान लीजिए लेडर आपकी बनाई है इस तरह से। ये लेडर को मैंने एक लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसमें मुझे कौन कौन से फोर्स दिखाई दे रहे हैं ध्यान देना, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन क्या लगेगा? रिएक्शन हमेशा कैसा लगता है बेटा? आपके परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर इस तरफ, तो आपका रिएक्शन यहाँ पे लगेगा इस तरह से। लेट्स से इसको हम आर आर R1 बोल देते हैं, या फिर आर वॉल बोलते हैं, रिएक्शन फ्रॉम वॉल। ठीक है, और यहाँ से रिएक्शन क्या लगेगा? ये है आपकी सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर आपका इस तरफ। तो आपका ये लग गया क्या? ये लग गया आपका आर, इसको मैं बोलता हूँ आर फ्लोर, तो आर एफ बोलता हूँ। तो मुझे इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, मुझे इन दोनों की वैल्यू पता नहीं कि वैल्यू निकालनी है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पोजीशन में है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है। आपकी कोई भी बॉडी जब रेस्ट कंडीशन होती है तो वो इक्विलिब्रियम में भी होगी ऑटोमेटिकली। तो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, और इक्विलिब्रियम में आपको पहले समझा चुका हूँ क्या होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए आपको, वहाँ पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। और वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? दूसरी बात, वहाँ पे आपका नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? आपका जीरो होना चाहिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाले में, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाले में आपका ऊपर और नीचे वाला कंसेप्ट सोचते हैं, यहाँ पे नहीं सोचेंगे। एक और फोर्स है जो हम यहाँ पे देख नहीं रहे, वो ये है कि आपको बॉडी का, आपको लेटर का मास भी दे रखा है। तो बेटा जो लेटर का मास है उसका क्या लगेगा? उसका लगेगा वेट। वेट जो होता है ना बेटा, हमेशा वो कहाँ लगता है? वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है। और हम जानते हैं कि क्योंकि एक यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर मास कहाँ होता है? सेंटर पे ही होगा। सेंटर मास कहाँ होगा? तो सेंटर पे होगा। तो वो कहाँ लगेगा आपका? अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो वो आपको कुछ इस तरह से लगेगा नीचे की तरफ, इस तरह से लगेगा नीचे की तरफ। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? वो हो जाएगा वेट। और वेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम यहाँ पे जी की वैल्यू को अगर आपका 9.8 लेके चलेंगे, जी की वैल्यू को हम क्या लेके चल रहे हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे, तो आपका डब्ल्यू क्या होता है?
W होता है आपका mg, तो W कितना निकल के आ जाएगा आपका 20 इंटू 9.8 विच विल बी 19.6 न्यूटन, ये आपका वेट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया आपका 19.6 निकल के आ गया। अब सवाल इतना ही है और आपसे बोला गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर डब्ल्यू एंड आर एफ। अब आप कैसे निकालोगे? तो पहली चीज जो सबसे आप पहली चीज करोगे इक्विलिब्रियम के केस में, जो सबसे पहला चीज हम करते हैं वो क्या होती है आपकी, वो होता है आपका नेट फोर्स क्या होना चाहिए, आपका जीरो। नेट फोर्स क्या होना चाहिए बेटा मेरा, जीरो होना चाहिए। अब इस केस में अगर आपको नेट फोर्स जीरो करना है, इस केस में आपको नेट फोर्स क्या करना है, जीरो। एक सेकंड, क्या करेंगे, बुक ने आपकी बुक का क्वेश्चन है और बुक ने बड़े अजीब तरीके से क्वेश्चन को दे रखा है। तो देखिए उसने ये बोल रखा है कि जो वॉल है ना आपकी, वो कैसी है, वो आपकी फ्रिक्शनलेस वॉल है। वॉल कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। लेकिन उसने फ्लोर के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, और फ्लोर पे अगर बेटा हम फ्रिक्शन नहीं लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है इसको मेंटेन करना। क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉडी है इस तरफ फोर्स लग रहा है तो उस पर लेफ्ट पे भी फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि अगर लेफ्ट फोर्स बेटा नहीं लगा तो आपका ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मुझे एक फ्रिक्शन भी मानना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में करते हैं तो जितना फोर्स आपका राइट की तरफ होगा, ठीक है, उतना ही फोर्स आपका लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। क्या हमने बोला था वो चीज की, आपका इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स आपका जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स के हिसाब से नेट फोर्स क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपका नेट फोर्स इन एक्स भी क्या होना चाहिए, जीरो। एक्स का मतलब जितना आपका माइनस में लग रहा है एक्स में, उतना ही प्लस एक्स में। तो यहाँ से पहली बात क्या निकल के आएगी कि आर डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आपकी एफ निकल के आएगी। चलिए एक चीज ये समझ आ जाती है। दूसरी बात करते हैं हम इसको, यही चीज हम यहाँ पूछ सकते हैं कि एफ वाई में भी क्या होना चाहिए, जीरो। वाई में एफ जीरो होने का मतलब क्या है कि जितना फोर्स आपको ऊपर लग रहा है उतना नीचे। अब ऊपर नीचे कौन कौन दिख रहे हैं मुझे, एक ये नीचे दिख रहा है और एक ऊपर दिख रहा है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। यानी आपके आर एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डब्ल्यू होना चाहिए। तो यहाँ से आर एफ की वैल्यू तो सीधी सीधी निकल के आ गई, कितनी, आर एफ की वैल्यू सीधी सीधी निकल के आ जाएगी यहाँ से 19.6 आपकी वैल्यू निकल के आ गई आपकी आर एफ की न्यूटन में। तो एक तो आपका निकल के आ गया। अब हमारा सारा खेल है कि हमें ये निकालना है। अब दिक्कत है कि ना हमें एफ पता, हमें दिक्कत ये सवाल में ना हमें एफ पता और ना इस सवाल में हमें पता आर डब्ल्यू पता, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए फिर नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा नेट टॉर्क क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। और नेट टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हैं। नेट टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हैं। जब इसको जीरो करने जाएंगे तो हम अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हम कैसे करेंगे देखिएगा। जब हम नेट टॉर्क करने जाते हैं, मैं इसको नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। नेट टॉर्क में दिक्कत ये है कि आपको एफ का कंपोनेंट चाहिए परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करें। आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। टॉर्क आप किसी भी पॉइंट के अबाउट बैलेंस कर सकते हो, या आपकी मर्जी है कि आपको बस वो सोचना है कि मेरा आंसर बड़े आराम से आना चाहिए। यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू लग रहा है। चलिए ये दूरी क्या है, ये दूरी है 3/2, और ये दूरी भी क्या है, ये दूरी भी आपकी 3/2। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कुछ एंगल बना रहा है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा, तुम थोड़ा ध्यान लगाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब सारा खेल ये है, अगर ये थीटा हो गया, हम ऐसे एक लाइन ले लेते हैं, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे टॉर्क नेट जीरो करने वाला हूं, इसके अबाउट, अबाउट द फ्लोर पॉइंट। जहां पर बॉडी फ्लोर के साथ कांटेक्ट में ना, जहां पे बॉडी फ्लोर के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, मैं उसके अबाउट टॉर्क जीरो करूंगा। आपकी जहां मर्जी है, ये है आपका फ्लोर के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद फ्लोर, जिसके अबाउट आपको टॉर्क बैलेंस करने में आसानी हो। ठीक है, आप उसके अबाउट अपना टॉर्क जीरो करोगे। ऐसा इसीलिए बिकॉज ऐसा करने से क्या होता है कि आपके पास में टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर इंटू आर क्रॉस एफ। तो जितने एफ होंगे उतने टॉर्क लिखने पड़ेंगे। अगर आप इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दोगे, इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इसका लिखना पड़ेगा, इसका लिखना पड़ेगा। अच्छी बात यह कि आपको सिर्फ इसका लिखना पड़ेगा, इसका लिखना पड़ेगा। तो आप जानबूझ के अबाउट कौन से पॉइंट के अबाउट कॉन्टेक्ट, कौन से पॉइंट के अबाउट आप कर रहे हो टॉर्क बैलेंस। सुनो बस मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप इस टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हो। आप इसके अबाउट करते तो आपको इसका भी लिखना पड़ता टॉर्क, इसका भी लिखना पड़ता और इसका भी लिखना पड़ता। आप इसके अबाउट करते टॉर्क बैलेंस, तो आपको इसका लिखना होता है, इसका लिखना होता और आपको इसका भी लिखना होता, तीन का लिखना पड़ता। लेकिन अगर आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करते हो तो आपको इन दोनों का लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो यहीं से गुजर रहे हैं, यहाँ इनका टॉर्क जीरो हो जाएगा। इसका लिखना पड़ेगा, सिर्फ इसका लिखना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ दो टॉर्क की आपको जरूरत पड़ेगी इसमें लिखने के लिए। ठीक है, इसलिए आसानी रहेगी। अब अब बात यह है टॉर्क लिखने के लिए, टॉर्क लिखने की दिक्कत ये है कि मुझे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका आर एफ साइन थीटा।
या दूसरे तरीके को मैं इससे क्या बोलता हूँ, उसको आर एफ परपेंडिकुलर भी बोलता हूँ। अच्छा सवाल है बहुत ज्यादा ये, आर एफ परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे एफ परपेंडिकुलर निकालने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा ये वाला परपेंडिकुलर, जिसको मैं बोल दूंगा डब्ल्यू परपेंडिकुलर। ये अगर थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा। ऐसे ही आर डब्ल्यू का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये वाला कंपोनेंट। तो आर डब्ल्यू, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा आर डब्ल्यू कॉस थीटा। बस यहाँ बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, ये साइन नहीं होगा, यहाँ कॉस होगा, क्योंकि थीटा आपका इसी के साथ बना रहा है, जिस एक्सिस का थीटा बनाता है उसको हम कॉस वाला कंपोनेंट लेते हैं। ये हो गया आपका आर डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, अब जब हम टॉर्क देखेंगे तो टॉर्क बैलेंसिंग जब भी हम करते हैं, जब भी हम टॉर्क बैलेंसिंग करते हैं, तो उसमें हम बस ये देखते हैं आपका कि टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू जितने भी टॉर्क हैं आपके क्लॉकवाइज, इस तरह करते हैं। और परपेंडिकुलर फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम यहाँ पे बैठे हैं, इस जगह पे बैठे हैं, और वेट की वजह से जब हम टॉर्क देखते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा, इस तरह से। तो कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा इनटू ये वाला डिस्टेंस, इसको अभी के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, एल बाय 2 टाइप से ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका आधा लेंथ है आपकी लेडर की। इज इक्वल टू, इस बार यहां से बैठ के मैं इसको देख रहा हूं, तो इसका कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे लिख पाऊंगा मैं आर डब्ल्यू, और इसकी दूरी कितनी है यहाँ से, इसकी दूरी टोटल यहाँ से दूरी कितनी है, एल की दूरी यहाँ से टोटल। आप जहां से निकालते हो टॉर्क वहां से दूरी लेते हो एल, यहाँ से मैं क्या लिख पाऊंगा, इनटू एल। तो ये एल से ये एल कट जाएगा, तो यहाँ से आपका आर डब्ल्यू क्या निकल के आएगा बेटा, आर डब्ल्यू निकल के आएगा आपका डब्ल्यू साइन थीटा बाय 2। अब डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है, डब्ल्यू की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, कितना निकाले थे अपन ने, 196 निकाली थी, बाय 2 हो जाएगा। सबसे बड़ी जो गड़बड़ है ना यहाँ पे, वो साइन थीटा की, साइन थीटा कैसे निकालो, थोड़ा ध्यान देते हैं, साइन थीटा कैसे निकाल सकते हो। देखो, थीटा को मैंने कौन सा माना है, थीटा मैंने ये वाला माना है, ठीक है। अब आपको इस सवाल में ये पता है, ये कितना है आपको, ये सवाल में आपको एल दे रखा है जिसकी वैल्यू 3 दे रखी है, और आपको ये वाला डिस्टेंस दे रखा था कितना, ये वाला डिस्टेंस आपको 1 मीटर दे रखा था। सवाल पे जाए अपन तो ये दे रखा था, ये आपको 1 दे रखा था, ये आपको 3 दे रखा था, और आपने थीटा कौन सा माना है, थीटा ये वाला माना है। तो अब थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम पढ़ के आए हैं बचपन में ट्रिग्नोमेट्री, तो उससे हम बोल सकते हैं साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 3। तो ये होगी बेटा साइन थीटा की वैल्यू। ये क्या निकल के आपकी साइन थीटा वैल्यू की वैल्यू। तो एक गलती कर दी क्या अपन ने, हाँ, यहाँ बेटा आर डब्ल्यू कॉस्ट आएगा, यहाँ आर डब्ल्यू कॉस्ट निकलता है, क्योंकि ये है आपका परपेंडिकुलर वाले मल्टीप्लाई होता है आर डब्ल्यू कॉस्ट। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका टेन थीटा बन जाएगा, ये आपका टेन थीटा बन जाएगा। चलिए, अगर साइन थीटा 1/3 है, अगर ये 1 है ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये आप उससे निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये निकल के आ जाएगा आपका √3² - 1² यानी 9 यानी 8। तो ये निकल के आएगा आपका 2√2। छोटी मोटी मैथमेटिक्स है जो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो टेन थीटा क्या निकल आएगा यहाँ से आपका, टेन थीटा निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से 1/बेस यानी 2√2, ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आर डब्ल्यू क्या निकल के आएगा आपका, 196 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2√2। जब आप काटोगे यहाँ से 2 1 जा 2, 2 8, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, और इससे इसको काटोगे तो 49 बन जाएगा। तो आपका जो आर डब्ल्यू निकल के आएगा फाइनली, जो आपका आर डब्ल्यू फाइनल निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका 49/√2। बेटा बताइए समझ में आया कुछ नहीं आया, क्वेश्चन बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन बहुत हार्ड है, और आपके एनसीईआरटी ने बहुत अजीब तरीके से इस क्वेश्चन को दे रखा है, तो आपको उस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है। आंसर भी थोड़े डिफरेंट आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ और समझाने की कोशिश करी और मैं यहाँ पे कुछ और समझा रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, थोड़ा बहुत तो पल्ले पड़ा होगा, जी। ठीक है। थोड़ा सा आप जब बाद में खुद से देखोगे तो थोड़ा सा और समझ में आएगा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हम आपका पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम हम आपका पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद एक नया टॉपिक भी शुरू होगा नेक्स्ट टाइम पे आपका, जो कहलाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस चैप्टर में अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो क्या क्या बचा है, कल हमारे ये दो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी आपका नेक्स्ट टाइम पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसके बाद वो आएगा टॉर्क एंड एल अबाउट एक्सिस, इनको हम पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा आपका रोलिंग मोशन, लास्ट टॉपिक आपका निकल के आएगा रोलिंग मोशन। तो इसके बाद आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी भी मान के रखिए कि इस चैप्टर में लगभग अभी आपको 2 से 2.5 दिन और लगेंगे। उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम क्वेश्चंस भी करेंगे। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इसलिए कृपया करके मतलब बहुत, एक बार देखो, ये चैप्टर है ना हार्ड चैप्टर, मैं मना नहीं कर रहा, ये चैप्टर पहली बात तो बहुत हार्ड है और बहुत बड़ा चैप्टर है। एक बार अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, तो इसके बाद ये मान के चलो कि आपकी 11th क्लास की जो फिजिक्स है वो आधी फिजिक्स खत्म हो गई।
क्योंकि आपकी ऑब्वियसली अगर बात करें फर्स्ट बुक है आपकी, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 11th की, तो फर्स्ट बुक में आपका ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर एक बार ये खत्म हो गया ना, इसके बाद बाकी चैप्टर इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं, हर चैप्टर इसके बाद बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। इसके बाद जो आपका आएगा ग्रेविटेशन वो छोटा चैप्टर है, उसके बाद हीट आएगा वो छोटा चैप्टर है, कैलोरीमेट्री छोटा चैप्टर है, आपके बाकी जो चैप्टर है एसएचएम जो है वो छोटा चैप्टर है, ऑसिलेशन छोटा चैप्टर है, ठीक है, वेव्स छोटा चैप्टर है। तो ये बाकी सब चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, पढ़ेंगे हम सबको डिटेल में। लेकिन बात ये कि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, और एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो एक बहुत साई ऑफ रिलीफ मिलती है हमको कि हमने एक बहुत बड़ा चैप्टर खत्म कर दिया, और उसके बाद हम थोड़ा सा बाकी चीजों पे अच्छे से फोकस करते हैं। एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर उठाएंगे, केमिस्ट्री का हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम खत्म करेंगे। तो ऐसे पार्ट्स में हम चीजों को पढ़ेंगे तो हमें दोनों चीजें पढ़ने को भी मिल जाएंगी, साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। कभी कभी मैंने अभी ये रियलाइज किया कि एक दिन हम फिजिक्स पढ़ेंगे, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो गड़बड़ ये हो रही थी कि ना फिजिक्स पढ़ पा रहे थे ना केमिस्ट्री पढ़ पा रहे थे, ऊपर से हमें रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो मैंने अभी खत्म कर दिया आपका रोटेशन, मैं इसको खत्म कर दूंगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपका केमिस्ट्री का उठाएंगे। मीन टाइम में आपको केमिस्ट्री के नोट्स तो कंप्लीट करना ही है, साथ में आपको क्या करना है, फिजिक्स का कोई नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो कर लो। दूसरी बात, इस चैप्टर को उसके उस टाइम में रिवीजन करो, और रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। उसके बाद फिर हम फिजिक्स का नया चैप्टर उठाएंगे, तब तक आपका फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी, उसके बाद फिर आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं सर मेरे बोलने से काम हो जाएगा या ऐसा होगा। ये सब बच्चे, जितने बच्चे पढ़ते हैं उनको ऐसे ही करना पड़ेगा, तभी उनको फायदा होगा पढ़ने का। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? जी। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।